हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लास एंड एंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के चैप्टर 4 के बारे में, जिसमें कि हीट क्या चीज़ होती है, हीट को समझेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है हीट का। तो आइए शुरू करते हैं। इन चैप्टर 3 यू हैव लर्न दैट वूलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। यू ऑल्सो नो दैट cotton clothes are made from plant fibers. We wear woolen clothes during winters when it is cold outside. Woolen clothes woolen clothes keeps us warm. We prefer to wear light color cotton clothes when it is hot. These give us a feeling of coolness. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. तो इसमें क्या कह रहे हैं, हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा कि वुलन जो क्लोथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से बनते हैं और जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो प्लांट फाइबर से बनते हैं। हम क्या करते हैं, जनरली जाड़ों में या गर्मियों में हमें फील होता है अक्सर कि वुलन क्लोथ्स हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं और जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं या फीलिंग ऑफ कूलनेस देते हैं एक तरीके से। ठीक है। इन विंटर यू फील कूल आउटसाइड हाउस इफ़ यू कम out in the sun. You feel warm. In summer, you feel hot even inside the house. How do we know whether an object is hot or cold? How do we find out how hot or cold an object is? In this chapter, we will study. We shall try to seek answer of some of these questions. अब क्या होता है, जैसे आप जाड़ों में कभी आप धूप में बैठ जाते हैं तो आपको वार्मर फील होता है या थोड़ा गर्म सा फील होता है, मगर गर्मियों में कभी हम रूम के अंदर भी होते हैं तो फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो क्यों ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें गर्म लगती हैं, कुछ चीज़ें हमें ठंडी लगती हैं। तो आइए हॉट एंड कोल्ड के बीच में डिफरेंस समझते हैं। एक टेबल है, आपको एक एक्टिविटी करनी होगी, अभी मैं बताऊंगा। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि टी क्या होती है, हॉट होती है, और आइस क्या होती है, कोल्ड होती है। इसी तरीके से हमने अपने डे टू डे लाइफ में देखना है कि कौन सी चीज़ टच करने पे हमें हॉट लग रही, गर्म लग रही है या वार्म लग रही है, और कौन सी चीज़ एकदम चिल्ड या ठंडी लग रही है, यानी गर्म नहीं लग रही है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ें यहाँ पे नोट करनी है जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। आप और चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी देख के आपको टिक करना है कि कौन सा हॉट है और कौन सा कोल्ड है। बस एक चीज़ ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि किसी भी गर्म चीज़ को बेयरली न छू दें जिससे कि आप जल जाए। ख़ासतौर पे जब आप कोई कैंडल की फ्लेम देख रहे हो या कोई स्टोव देख रहे हो, आप उसको डायरेक्टली टच ना करें, आप जल सकते हैं। ठीक है। तो किसी बड़े के मौजूदगी में ये सारे एक्टिविटी करें। We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. How do we decide which object is hotter than other? We often do it by touching the objects, but is our sense of touch reliable? Let us find out. तो क्या होता है, हम देखते हैं कुछ चीज़ें थोड़ी गर्म है, कुछ चीज़ें उससे भी ज़्यादा गर्म है, कुछ चीज़ें उससे भी ज़्यादा गर्म है। ठीक है। इसी तरीके से कुछ चीज़ें थोड़ी ठंडी हैं, कुछ चीज़ें उससे भी ज़्यादा कूलर है, और कुछ बिल्कुल चिल्ड है। तो ये कैसे पता चलता है, हम टच करके सेंस करके पता कर सकते हैं। उसे दूर से हम टच करके या सेंस करके पता कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है। बट हमें ये देखना है कि क्या हमारा हाथ इतना रिलायबल है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा हॉटर है, कौन सी चीज़ कम हॉटर है। आइए एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं कि पहले हॉट कोल्ड में डिफरेंस क्या है। टेक 3 लार्ज मग्स, लेवल देम एज ए बी एंड सी। आपको 3 डिब्बे लेने हैं, अपने घर से कोई मग ले लीजिएगा आप, या कोई भी कंटेनर ले लीजिएगा, और उसको एक ही मटेरियल का कंटेनर लीजिएगा और उस पर ए बी और सी मार्किंग कर दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है। मेक श्योर दैट आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है। एक में आपको गर्म पानी लेना है, एक में आपको ठंडा पानी लेना है, और एक में दोनों वाटर को मिक्स करके लेना है, मतलब थोड़ा सा गर्म और थोड़ा सा ठंडा। नाउ आपको क्या करना है, नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड राइट हैंड इन मग बी। आपका अपना लेफ्ट हैंड मग ए में डालना है और राइट हैंड मग बी में डालना है। उसके बाद 2-3 मिनट आप इसमें ऐसे रख के फिर आप क्या करें, दोनों हाथों को एक साथ मग सी में डिप कर दें। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना, एक स्टूडेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आप दोनों हाथों को एक साथ मग सी में डाल के देखें। फिर आप देखें, डू बोथ हैंड्स गेट द सेम फीलिंग। क्या आपको दोनों हाथों में एक जैसी फीलिंग आ रही है? उस फील को समझने की कोशिश करें। ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कहीं पे आपको ज़्यादा गर्म लग रहा है, कहीं पे कम गर्म लग रहा है, तो इसको एग्जैक्टली कौन सा ज़्यादा गर्म है, कौन सा कम गर्म है, इसको कैसे डिफ़ाइन कैसे किया जाए। सो इसके लिए ए रिलायबल मेज़र ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बताता है हमें कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉटर है, कौन सा ऑब्जेक्ट कूलर है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है
तो उसको हम कहते हैं ये हॉट है, और किसी का टेम्परेचर अगर कम होता है उसके कंपैरिजन में तो हम उसे कहते हैं कोल्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं, कैसे नापते हैं, जैसे कि हम डिस्टेंस को नापते हैं ना, स्केल से 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं, फिर उसके पैरेलल एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं, या एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो हम करते हैं, उसी तरीके से टेम्परेचर को भी हम मेज़र करते हैं, हीट को भी हम मेज़र कर सकते हैं। कैसे मेज़र कर सकते हैं, थर्मोमीटर के माध्यम से। ठीक है, तो आइए अब हम मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं और कितने टाइप के थर्मोमीटर वगैरह होते हैं इसके बारे में आइए हम जानते हैं। हैव यू सीन ए थर्मोमीटर, क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर। याद करिए, अगर आपके घर में किसी को बुखार आ जाए, फीवर आ जाए, तो डॉक्टर आता है, या हमारे घर पे भी अक्सर थर्मोमीटर होता है, हम उससे क्या करते हैं, टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं। तो आपने कभी ना कभी थर्मोमीटर ज़रूर देखा होगा अपनी लाइफ में। द टेम्परेचर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। जो टेम्परेचर, वो थर्मोमीटर जिससे कि हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड और टू शेयर विथ यू। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी दोस्त के घर पे होगा, उससे लेके देख सकते हैं। जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर ऐसे होता है, इस तरीके से यहाँ पे ये जो पार्ट है इसका, इसे बोलते हैं बल्ब। जो ये चमकीला सा दिख रहा है ना, स्टील का जैसा दिखेगा आपको, शाइनी शाइनी सा मेटल का, इसे बल्ब बोलते हैं। और ये इसकी स्केल है जिस पे हम टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं। देखिए, जब कभी टेम्परेचर थर्मोमीटर में बढ़ेगा तो इस तरीके से आपको एक डार्क लाइन ग्रो करती हुई दिखेगी। थर्मोमीटर की जो स्केल है ना, आप ये देखिए, बहुत ध्यान से यहाँ देखिए, एक पतली सी डार्क लाइन ग्रो करती हुई आपको दिखेगी इस तरीके से। और ये लाइन जहाँ तक जाएगी वहीं आपका एग्जैक्ट टेम्परेचर होगा। ये जो ब्लैक लाइन ग्रो कर रही है ना इसके बीच में, आप देख रहे हैं, ये ब्लैक लाइन पतली सी जो ग्रो कर रही है यहाँ पे, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन ग्रो कर रही है यही आपके टेम्परेचर को बता रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी आपका, वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, या अगर इस दिशा में जा रही है तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर घट रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका एक थर्मोमीटर होता है। ये एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ओके, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये जो नैरो सी ग्लास ट्यूब इसके अंदर फिटेड है, और ये इसके एंड पे क्या है, एक बल्ब लगा हुआ है, इसे बल्ब कहते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, द बल्ब कंटेन्स मरकरी आउट, द बल्ब कंटेंस मरकरी। बल्ब में क्या होता है, मरकरी होता है, और जैसे जैसे उस मरकरी टेम्परेचर को सेंस करती है, मरकरी क्या होती है, एक्सपैंड करती जाती है, और इसी ट्यूब में, ये जो ट्यूब है, इसी ट्यूब में फैलती आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। अच्छा, अगर आपको इस तरीके की एक ब्लैक लाइन ना दिखाई दे रही हो तो उस केस में आप क्या करें, आप अपने थर्मोमीटर को थोड़ा सा रोटेट करके, इधर उधर करके, थोड़ा सा अप एंड डाउन करके देखेंगे तो आपको एक शाइनी सी चमकती हुई लेयर दिखेंगी। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर, द स्केल वी यूज़ इन द इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाई डिग्री सेल्सियस। जो स्केल हम यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए, जैसे हम सेंटीमीटर में लाइन को मेज़र करते हैं, मिलीमीटर में मेज़र करते हैं, उसी तरीके से टेम्परेचर को हम किस में मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं। द क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, यानी ये वाला थर्मोमीटर जो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर यूज़ करने के लिए या फीवर चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर होता है। मतलब मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस तक वो मेज़र कर सकता है। अब आइए देखते हैं कि थर्मोमीटर को रीड कैसे करते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया, जहाँ तक वो ब्लैक लाइन पहुँचेगी वहाँ तक आपका टेम्परेचर हो गया है। ठीक है, तो एक्टिविटी 4.2 के माध्यम से देखते हैं कि रीडिंग अ थर्मोमीटर कैसे रीड करते हैं, थर्मोमीटर को रीडिंग कैसे देखते हैं। ठीक है, लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। सबसे आपको पहले क्या करना है कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या दिया हुआ है दो बिगर मार्क्स के बीच में, क्या है वो 1 डिग्री सेल्सियस है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन्स। आपको नंबर ऑफ डिवीजन्स भी नोट करना है। नंबर ऑफ डिवीजन्स क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो 2 बिगर मार्क्स दिख रहा है आपको, 1 बिगर मार्क्स दिख रहा है इसमें, तो इसमें और इस वाले के बीच में कितने डिवीज़न है, आपको छोटी छोटी कितनी सी लाइन्स हैं आपको काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं, यहाँ पे 5 लाइन्स हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में बता रहा है कि कैसे इसको काउंट करेंगे। नाउ सपोज द बिगर मार्क्स रीड
Now suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small division can read 1 by 5 which is equal to 0.2 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लीजिए उसके बीच में 5 डिवीज़न है तो दो छोटे डिवीजन्स के बीच का मतलब हुआ 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यानी अगर आपका जो बल्ब है, आपका जो थर्मोमीटर है, अगर वो इस तरीके से रीडिंग शो कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए आप, यहाँ पे इस तरीके से अगर आप बिगर मार्क्स इसका क्या है, मान लीजिए 37 है, ठीक है, 37 इसका बिगर मार्क है। अब इसके आगे ये एक यूनिट और जो छोटी वाली ये स्मॉल वाली यूनिट है, इसके आगे एक और एक्सटेंड किया हुआ है, एग्जैक्ट 37 पे नहीं रुका, तो इसका मतलब कितना हो गया 37.2। अगर इसके एक और आगे जाता तो 37.4, इसके एक और आगे जाता तो 37.6 हो जाता। इस तरीके से हम टेम्परेचर को एग्जैक्टली कितना टेम्परेचर है उसको नोट डाउन करते हैं, ठीक है। नाउ वॉश द थर्मोमीटर प्रिफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। ये आप पढ़ लेना, अपने फ्री टाइम में पढ़ लेना कि एक थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस रखते हैं, ठीक है, इसे आप पढ़ना, आपका होमवर्क है। नाउ होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट फ्यू जर्क्स। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ द मर्करी डाउन, इंश्योर दैट इट फॉल्स 35 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जब हम थर्मोमीटर यूज़ करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको उससे किसी एंटीसेप्टिक लिक्विड से उसके बल्ब को वॉश कर लेना चाहिए, या थर्मोमीटर को भी वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सी लोगों के बॉडी में टच होता है वो, वहाँ से बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम उसकी झटका देते हैं, खूब सारा हाथ में पकड़ के उसे झटका देते हैं। झटका क्यों देते हैं, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाए। जो क्यों झटका देना पड़ता है ये अभी हम आपको थोड़ी आगे वीडियो में बताएंगे, लास्ट तक वीडियो को देखें। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए यहाँ पे एक गर्ल स्टूडेंट है, ये थर्मोमीटर रीड करिए, तो यही एग्जैक्ट तरीका होता है थर्मोमीटर को रीड करने का। आप इस डिस्टेंस पे रखेंगे आँख से तो आपको एग्जैक्टली मरकरी का जो लेवल है वो दिखेगा। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अगर आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना है तो आपको उसको थर्मोमीटर को एक एंटीसेप्टिक लिक्विड से साफ़ कर लेना चाहिए अच्छे तरीके से, और उसके बाद उसे झटका देकर उसका जो टेम्परेचर है वो 35 तक मरकरी का पॉइंटर आ जाना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने टंग के नीचे उस थर्मोमीटर को प्लेस करना रहता है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। अब आपको क्या करना है, 1 मिनट तक घड़ी में टाइम देखना है, जैसे 1 मिनट ओवर हो जाए आप उस थर्मोमीटर को बाहर निकालें और उसमें अपना बॉडी का टेम्परेचर नोट डाउन कर लें, कितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर। और जब भी याद रखें, जब भी कभी टेम्परेचर लिखा जाता है तो उसके आगे डिग्री सेल्सियस ज़रूर लिखा जाता है, ये उसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, नोट द टेम्परेचर इज़ स्टेटेड विद इट्स यूनिट। तो जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और ऐसा माना जाता है और ऐसा किया जाता है कि हमेशा जो टेम्परेचर होता है वो उसकी यूनिट के साथ ही लिखा जाता है। जनरली कभी आप टेम्परेचर अपना मेज़र करोगे तो हो सकता है आपका 38 डिग्री सेल्सियस भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको फीवर है या कोई चिंता करने की बात है। ज़्यादातर जो ये 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है, ये एवरेज बॉडी टेम्परेचर है, एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, मतलब कि मैक्सिमम लोगों का टेम्परेचर बॉडी का इतना ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको एक एक्टिविटी 4.3 करनी है। इसमें क्या करना है, measure the body temperature of some of your friends at least 10 with a clinical thermometer and record the observation in table। इस तरीके की आपको एक टेबल बनानी है स्केल के हेल्प से अपने कॉपी में, और आपको अपने किसी 10 फ्रेंड्स का नाम लिखना है और उनके बॉडी टेम्परेचर को बारी बारी मेज़र करना है। ध्यान रखें, जब एक फ्रेंड का टेम्परेचर आप मेज़र करें, दूसरे का मेज़र करने से पहले अपने थर्मोमीटर को एंटीसेप्टिक लिक्विड से, कॉटन से अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, ठीक है। ठीक है। The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. The temperature of human body normally does not go below 35 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. That is the reason that this thermometer has a range of 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. मैंने आपको बताया था बेटा कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही मेज़र कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि उसको इसी वे में डिज़ाइन किया गया है, ऐसा बनाया गया है, क्योंकि जनरली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम कभी नहीं जाता है और ना 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। इसीलिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ देखिए एक सावधानी है,
डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब आपसे क्या कह रहा है कि आप अपने घर में किसी और चीज़ का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मामीटर से यूज़ ना करें, नहीं तो आपका थर्मामीटर टूट जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, उसका यूज़ कभी ना करें किसी और चीज़ को टेम्परेचर को लेने के लिए। ये जो थर्मामीटर है केवल आपकी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को लेने के लिए बना है। और हमें अवॉइड करना चाहिए कि थर्मामीटर को कभी भी सन और या कोई फ्लेम जलती हुई चीज़ के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो टूट सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है हमारे लेबोरेटरी थर्मामीटर की। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट? फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मामीटर्स, वन सच थर्मामीटर इज़ नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। आप कभी अपनी साइंस की लैब में जाएंगे तो वहाँ आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर दिखेगा। ये देखिए, ये इमेज है लेबोरेटरी थर्मामीटर की। ये लंबा सा इस तरीके का होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है आपका। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं इस तरीके का आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। अगर आप अपनी टीचर से मांगेंगे तो वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, इस लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम अदर कई तरीके के लिक्विड्स या सॉलिड्स का टेम्परेचर भी ले सकते हैं। लुक एट इट केयरफुली। आप इस थर्मामीटर को ध्यान से देखें अपने टीचर से लेके, एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर नोट करना है जितना वो मेज़र कर सकता है। ठीक है, तो एक लेबोरेटरी थर्मामीटर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेज़र कर सकता है। यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर इसके बीच में आता है उसको वो एग्जैक्टली बता देगा आपको कितना इसका टेम्परेचर है। नाउ एक्टिविटी 4.4 में क्या है? टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द कंटेनर। अब हमें क्या करना है, हमें एक एक्टिविटी करनी है। उसमें हमें क्या करना है, अब एक मग लेना है या एक बीकर एक डिवाइस होती है, कंटेनर होता है जो लैब में पाया जाता है, ग्लास का होता है। अगर आपको बीकर नहीं मिलता तो आप एक मग में, छोटे से डिब्बे में भी, मग में भी ले सकते हैं पानी, टैप वाटर। और आपको क्या करना है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को उसमें डिप करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि थर्मोमीटर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और इसका ये जो बल्ब है, ये जो बल्ब होता है, ये कहीं भी उसके बॉटम को टच नहीं करना चाहिए। यानी मग जो है उसका जो बेस है उसको टच नहीं करना चाहिए। हाँ, ये पूरी तरीके से लिक्विड में डूबा हुआ ज़रूर रहना चाहिए। साथ ही साथ ये किसी भी उस मग के किसी भी बाउंड्री को, किसी भी उसके किनारे के जो सरकमफ्रेंस है, जो उसकी बाउंड्रीज़ हैं, उसको भी टच नहीं करना चाहिए। नाउ ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द मरकरी इन द थर्मोमीटर, वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी। अब आपको क्या वॉच करना है कि इसके अंदर आप देखोगे इस तरीके से राइज़ कर रहा होगा, आपका जो टेम्परेचर होगा वो इस थर्मोमीटर की स्केल पे धीरे धीरे राइज़ कर रहा होगा। तो आपको कब तक पकड़ के रखना है, जब तक कि वो राइज़ करना बंद ना कर दे। इस तरीके से देखिए, ये सही तरीका दिखाया है एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करने का। तो आपको तब तक पकड़ के रखना है जब तक वो टेम्परेचर अपना इसी के अंदर राइज़ ना करने लग जाए और बिल्कुल रुक जाए। उस टाइम पे आपको रीडिंग नोट आउट करनी है। नाउ अब आपको इस टाइम पे जब उसका मूव करना, मरकरी बंद हो गया, राइज़ करना बंद हो गया, तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा, दैट विल बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। पानी का टेम्परेचर उस टाइम पे उतना ही है जितना उस लेबोरेटरी थर्मोमीटर में दिखा रहा है। नाउ कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अब आप हर स्टूडेंट रिकॉर्ड करेगा इस चीज़ को, क्लास का, एंड देन डिस्कस द वेरिएशन ऑल्सो पॉसिबल रीज़न। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब आप देखोगे कि किसी स्टूडेंट का कुछ टेम्परेचर आया है, किसी स्टूडेंट का कुछ टेम्परेचर आया है। इसके बारे में आपस में डिस्कस करो, क्यों अलग अलग टेम्परेचर आया। जब सबने सेम टैप वाटर लिया और सेम बीकर लिया, सेम थर्मोमीटर लिया, तो टेम्परेचर में डिफरेंसेस क्यों आया। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेरी आती है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दें, मैं उसका आंसर दूंगा। Now moving on next activity 4.5. Take some hot water in a beaker or mug, dip the thermometer in water, wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature. Now टेक आउट द थर्मीटर फ्रॉम द वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ। अब आपको क्या करना है, हॉट वाटर लेना है एक बीकर में या एक मग में, और आपको थर्मोमीटर को डिप कर देना है वाटर में, और आपको देखना है कि जब तक मरकरी का थ्रेड बढ़ता जाए, यहाँ पर रुक जाए, वो टेम्परेचर आपको नोट आउट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको थर्मोमीटर बाहर निकाल देना है और देखना है मरकरी के थ्रेड को, रीडिंग को उसके देखना है कि क्या हो रहा है।
Do you notice that as soon as you take out the thermometer of the water, the level of the mercury begins to fall? क्या आपने नोटिस किया कि जैसे ही हमने उस मग से उस थर्मामीटर को बाहर निकाला, उसका मरकरी थ्रेड का जो टेम्परेचर है वो नीचे की ओर गिरने लगा. दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रेड वाइल द थर्मोमीटर इज़ इन वाटर. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें कभी भी किसी चीज़ का टेम्परेचर लेना हो अगर लेबोरेटरी थर्मामीटर से, तो वो चीज़ थर्मामीटर का बल्ब उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में, उस लिक्विड में या उस सॉलिड में डिप होना चाहिए, तभी हमें टेम्परेचर लेना चाहिए. अगर हम निकाल के लेंगे तो वो एग्जैक्ट टेम्परेचर हमें नहीं मिलेगा. यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट दिस रीडिंग. मगर जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर ले रहे थे, अपने मुंह में, टंग के नीचे या मुंह में थर्मामीटर डाल के, तो हम पहले अपने मुंह से निकालते थे फिर देखते थे. अब आप सोचिए कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, दोनों में क्या डिफरेंस है. ठीक है, अब दोनों अलग अलग पर्पस के लिए बने हैं, इसलिए उनके डिज़ाइन में एक फ़र्क होता है. देखिए यहाँ पे आप देखोगे लेबोरेटरी थर्मामीटर में आगे इस तरीके का एक किंक बना हुआ है, किंक बोलते हैं इसे. ठीक है, इस तरीके का एक किंक बना हुआ है, एक सर समझ लीजिए एक तरीके का टैंक टाइप का है उसके ट्यूब के बीच में. ठीक है, इस तरीके का. तो क्या होता है, इसकी वजह से जब हम मुंह से अपने थर्मामीटर निकाल देते हैं तब भी उसका टेम्परेचर फॉल नहीं होता है, गिरता नहीं है. ठीक है, मगर लेबोरेटरी थर्मामीटर में इस तरीके का कुछ भी नहीं होता है. यहाँ पे देखिए आप, लेबोरेटरी थर्मामीटर में इस तरीके का कुछ भी नहीं होता है. इस वजह से जैसे ही हम इसको बाहर निकालते हैं, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगता है, और जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका टेम्परेचर नहीं गिरता है. यही वजह है. तो दोनों अलग अलग पर्पस के लिए बने हैं, तो दोनों के डिज़ाइन में हल्का हल्का सा डिफरेंस है. ठीक है, अब एक तरीके और है, ये डिजिटल थर्मामीटर होता है जिसमें मरकरी को यूज़ नहीं किया जाता है. एक इलेक्ट्रॉनिक चिप इसके अंदर लगी रहती है जिसको कैलिब्रेट कर दिया जाता है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए. ठीक है, तो ये डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं. हालांकि अभी इनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, इन्हीं की एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है जो मरकरी वाले थर्मामीटर होते हैं उनकी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट की. तो क्या हीट ट्रांसफ़र होती है? हीट ट्रांसफ़र होती है तभी तो हमें पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडी है. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन फ्लेम. इट इज़ बिकॉज दैट द हीट passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slows down slowly. It slowly cools down. आपने देखा होगा कभी हम फ्राइंग पैन को अगर गैस पे रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है, फिर जैसे फ्लेम से हटा देते हैं धीरे धीरे वो उसी टेम्परेचर में ठंडा हो जाता है. इट इज़ बिकॉज द हीट प्रोसेस फ्रॉम द फ्लेम टू यूटेंसिल. और ये हुआ क्यों? क्योंकि जो फ्लेम पे हमने रखा, फ्लेम के अंदर हीट थी, वो कहाँ पास हो गई? यूटेंसिल में पास हो गई. फिर जब हम पैन को फायर से हटा दिया तो उसके आपके पैन के अंदर, यूटेंसिल के अंदर हीट थी, वो कहाँ पास हो गई? वो हमारे सराउंडिंग्स में ट्रांसफ़र हो गई, इसलिए वो ठंडा हो गया. So you can understand that in both the cases the heat flows from a hotter object to a colder object. ठीक है, हमने क्या देखा कि जो हीट है वो ज़्यादातर हर बार एक हॉटर चीज़ से कोल्डर चीज़ में ट्रांसफ़र होती है. यानी ऐसी चीज़ जिसका टेम्परेचर कम है, ऐसी चीज़ जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट कहाँ से कहाँ पास होगी? ज़्यादा से कम की ओर पास होगी. जिसका टेम्परेचर कम होगा उसमें हीट मूव कर जाएगी, और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से. ठीक है, अब आइए एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं कि हीट कैसे फ्लो होती है. एक्टिविटी 4.6, इसमें हम देखते हैं टेक अ रॉड और ए फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन. हमने क्या करना है, एक पतली सी रॉड लेनी है या फ्लैट कोई स्ट्रिप मिल जाए हमें एल्यूमिनियम की या आयरन की. हमें क्या करना है, फिक्स फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रॉड. हमें क्या करना है, इस तरीके से कुछ स्मॉल वैक्स के पीसेस, मोम के टुकड़े ले लेना है, कैंडल में से मिल जाएगा आपको, उसको यहाँ पे चिपका देना है किसी तरीके से. ठीक है, नाउ दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस. हमें क्या करना है, नियरली इक्वल डिस्टेंसेस पे इन पीसेस को चिपकाना है. फॉर एग्जांपल आप 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको इस रॉड के ऊपर लगा दीजिए. नाउ अब आपको क्या करना है, एक स्टैंड में इसको फिक्स कर देना. अगर आपको स्टैंड ना मिले तो आप इस तरीके से 2 ईंट लें और उसके बीच में इस डंडी को, एल्यूमिनियम या आयरन की जो रॉड है, इसको इस तरीके से दबा दें. Now put one end on the rod between rings. Now heat the other end of the rod and observe. आपको क्या करना है, अदर एंड के पास इस तरीके से एक कैंडल जला देनी है, जैसे यहाँ इस डायग्राम में जला रखा है. इस तरीके से आपको एक कैंडल जला देनी है. फिर क्या हो रहा है कि आपको ऑब्जर्व करना है. आप धीरे धीरे देखोगे कि ये एक एक जो ये मोम का आपने एक एक टुकड़ा जो लगा रखा है, ये
धीरे धीरे ड्रॉप होना इस तरीके से नीचे ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, क्यों ड्रॉप हो रहा है? क्योंकि यहाँ जो हमने हीट प्रोवाइड कर रहे हैं कैंडल के फ्लेम के माध्यम से, वो धीरे धीरे इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम है। तो ये टेम्परेचर किधर मूव कर रहा है? जिधर ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर। इधर कम है, इधर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर कहाँ से, हीट कहाँ से कहाँ मूव की? हीट यहाँ से यहाँ मूव की। हीट हमेशा हाइयर पॉइंट से लोअर पॉइंट की ओर मूव करती है। ऐसी सरफेस जिसका हीट ज़्यादा होगा वहाँ से हीट ऐसी जगह मूव करेगी जिसका टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। ये जो प्रोसेस था जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र हुई, ये हॉटर एंड था, ये कोल्डर एंड था। इन दोनों के बीच में जो हीट ट्रांसफ़र हुई, ये जो प्रोसेस हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कंडक्शन। इन सॉलिड्स जनरली द, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि जब हॉटर एंड से कूलर एंड पे हीट ट्रांसफ़र होती है एक सॉलिड बॉडी में, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड्स में ज़्यादातर हीट जो होती है वो प्रोसेस ऑफ कंडक्शन के थ्रू ही ट्रांसफ़र होती है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजिली? क्या सारे सब्सटेंसेस हीट ईजिली कंडक्ट करते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन ऑफ फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम अ हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? तो आपने देखा होगा कि हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग कैपेसिटी होती है हीट ट्रांसफ़र करने की। इसीलिए देखा होगा आपने, जो पैन होता है घर में यूज़ करते हैं, उसका जो हैंडल होता है प्लास्टिक का या वुड का होता है, तो वो किसी वजह से होता है। ठीक है, उसको हम आपको बाद में आगे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी 4.7, जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि आप जिसको करके समझ पाएंगे, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हीट इजीली ट्रांसफ़र होती है और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हीट ट्रांसफ़र इतनी इजीली नहीं होती, वो रेजिस्ट करते हैं, वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं। तो आपको क्या करना है? हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और बीकर। आपको एक स्मॉल पैन में थोड़ा सा पानी गर्म कर लेना है। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून, स्टील वाली चम्मच ले लेना अपने घर से। प्लास्टिक की स्केल जो हम यूज़ करते हैं, पेंसिल ले लेना, एक डिवाइडर ले लेना। डिप वन एंड ऑफ ईच आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। आपको क्या करना है? इसका एक एक एंड एक हॉट वाटर में डिप कर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरीके से आप कर लेना बीकर में, और इसका एक एक एंड डिप कर देना। जैसे स्केल डिप की इसने, पेंसिल की, स्पून किया, एक डिवाइडर इसमें डिप कर दिया। फिर आपको करना क्या है? इस तरीके की एक टेबल बनानी है और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। क्या नोट करना है हमें? टच ईच। अब आपको ये जो एंड इसका बाहर है, इसको आपको टच करना है और देखना है कौन सा गर्म हुआ और कौन सा गर्म नहीं हुआ। यही चीज़ आपको नोट करनी है। तो इससे हमको क्या समझ में, आप देखोगे सारी चीज़ें नहीं गर्म हुई, पेंसिल नहीं गर्म होगी, प्लास्टिक नहीं गर्म होगी, स्टील गर्म हो जाएगी, डिवाइडर भी थोड़ा सा गर्म होगा। ठीक है, तो आपको क्या पता चला? द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल जो हीट को इजीली पास होने दे रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं? कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी ये चम्मच गर्म हुआ है, इसका मतलब कि हीट इस वाटर से चम्मच के इस एंड तक ट्रांसफ़र हुई। मगर ये पेंसिल गर्म नहीं हुई, इसका मतलब ये भी पेंसिल भी डिप है, यानी इस एंड से इस पेंसिल तक हीट ट्रांसफ़र नहीं हुई, यानी इसने रेजिस्ट किया। और इसने रेजिस्ट नहीं किया, इसने अलाउ कर दिया हीट को कि तुम ट्रांसफ़र हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। The material which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic, wood. Poor conductors of heat are also known as insulator. ऐसे मटेरियल जो अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देते हैं, उनको कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, या उनको इंसुलेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल कौन से हो गए? हमारे वुड हो गए, प्लास्टिक हो गए, बहुत सारे ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। द वाटर एंड द एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। वाटर और एयर जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। वाटर और एयर क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। तो इसमें हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये इसको समझते हैं। नाउ अब इस एक्टिविटी 4.8 में क्या करना है हमें? टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल टेक अ बीकर, fill it 2/3 with water, place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat by placing a candle below it। अब आपको क्या करना है? एक फ्लास्क लेना है, फ्लास्क या एक कांच की आपको बीकर लेना है,
ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको 2/3 पानी भर देना है और आपको एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना है, इस तरीके का अरेंजमेंट बनाना है कि आप इसे नीचे से हीट कर सकें। इसे एक ऊंचाई पर रखना है जिससे कि आप नीचे एक कैंडल लगा के इसको हीट कर सकें। अब आपको देखना क्या है, करना क्या है, इसी में आपको बीच में एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल आता है जो आपके लैब में मिल जाएगा इजीली। आपको एक धीरे से एक उसके बॉटम में पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल रख देना है। फिर क्या करना है, हमें हीट करना है। Now heat the water by placing the candle just below it. Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe. जब आपको क्या करना है, इसका ऑब्जर्वेशन नोट करना है अपनी नोटबुक में और ये भी लिखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। When water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up and the cold water from the side moves downward the source of it. This water also get hot and rises. आप क्या देखोगे, आपको एक उथल पुथल सी इस पानी में दिखनी शुरू हो जाएगी। जो वाटर नीचे गर्म हो रहा है वो आपको इस तरीके से उठता हुआ दिखेगा। हमने पोटेशियम परमैंगनेट इसलिए डाला है कि कलर्ड वाटर आपको उठते हुए दिखे, और जो वाटर इसके किनारे है, जो ऊपर है जो ठंडा है, जो नीचे हीट फ्लेम के टच में है वो गर्म है, तो आपको गर्म पानी ऊपर उठता हुआ दिखेगा और ये कूल वाटर यहाँ से नीचे बढ़ता हुआ, कूल वाटर नीचे की ओर बढ़ता हुआ दिखेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा जो आपने देखा, जब तक पूरे लिक्विड का टेम्परेचर एक बराबर नहीं हो जाएगा। सब जगह इस पूरे लिक्विड के, पूरे कंटेनर के अंदर जितना लिक्विड है ये सब एक समान टेम्परेचर पे जब आ जाएगा तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। अभी हमने देखा जिस तरीके से ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रही थी लिक्विड में, इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र हो रही थी उसको हम क्या बोलते थे, कंडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस, द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक द प्लेस। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड एंड द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया। नाउ अभी हमने देखा कि लिक्विड कैसे गर्म होता है, अब हम समझेंगे कि एयर कैसे गर्म होती है। एयर कैसे गर्म होती है, जहाँ कहीं भी एयर गर्म हो जाती है, जिस किसी भी जगह पे एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गर्म होने की वजह से टेम्परेचर वो एयर ऊपर उठ जाती है और साइड की जो एयर होती है वो आके उसकी जगह ले लेती है। तो इस आइडिया को हम कंफर्म करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 4.9 इसके माध्यम से। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, लाइट अ कैंडल, keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. Do your hands feel equally hot? If not, which hand feels hotter and why? आपको क्या करना है, इस तरीके से एक कैंडल लेनी है और एक हाथ उसकी साइड में रखना है और एक हाथ ऊपर रखना है। ये ध्यान रखें कि अपना हाथ इतनी दूर रखें कि आपका हाथ जलने ना पाए, या किसी बड़े की प्रेजेंस में ये एक्टिविटी करें, इसे बहुत ध्यान से करें। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल फ्लेम में अपना हाथ टच नहीं कराना है, इससे दूर रखना है आपको। Notice that towards the top the air gets heated by the convection, therefore hand above the flame feels hot। यानी कि जो इसके ऊपर एयर है वो हीट हो रही है, इसलिए जो आपका ऊपर वाला हाथ है वो ज़्यादा हॉट फील करेगा। therefore the hand above the flame feels hot। on the sides however there is no convection, the air does not feel as hot as the top। और आपका ये साइड वाला हैंड है इसमें इतना ज़्यादा आपको टेम्परेचर फील नहीं होगा, क्योंकि फ्लेम की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये क्या कर रहा होगा, ये एयर को हीट करके ऊपर की ओर भेज रहा है एयर कन्वेक्शन के माध्यम, क्योंकि इसके बीच में एयर है। ये जो हमारी हथेली है और ये जो फ्लेम है इसके बीच में क्या है, एयर फील्ड है, तो ये एयर ही को हीट कर रहा है। मगर यहाँ पे साइड वाले में जो आपने साइड में हाथ रख रखा है उसमें एयर को हीट नहीं कर पा रहा है। जब आप ये एक्टिविटी करके देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। The people living in the coastal areas experience an interesting phenomena during the day. The land gets heated faster than the water। ऐसे लोग जो समुद्र के किनारे या नदी के किनारे रहते हैं वो क्या, एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है ड्यूरिंग द डे, दिन के समय जब सूरज निकला रहता है। द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। जो लैंड है हमारी वो वाटर से जल्दी गर्म हो जाती है। द एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। तो जो एयर होती है लैंड के ऊपर, क्योंकि लैंड ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है तो ज़मीन के ऊपर जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उठ जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। अब क्या होता है, ज़मीन ज़्यादा गर्म है और समुद्र कम गर्म है, या पानी जो नदी है वो कम गर्म है, तो क्या हुआ, लैंड के ऊपर की जो एयर थी वो जल्दी गर्म हो गई। जैसे यहाँ से फ्लेम से आपका हाथ ऊपर वाला गर्म हो गया था तो ये ऊपर उठ गई,
ये एयर ऊपर चली जाएगी और साइड से एयर आके उसकी जगह ले लेगी। यानी एयर कहाँ से आएगी, जो नदी के ऊपर वाटर बॉडी के ऊपर जो एयर होगी वो कूलर होगी, वो आके उसकी जगह ले लेगी। The cooler air from the sea pushes towards the land to take its place. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. The air from the sea is called sea breeze. अब जो ठंडी हवा समुद्र के ऊपर से या नदी के ऊपर से लैंड, क्योंकि लैंड के ऊपर हवा गर्म हो गई, वो ऊपर को उठ गई, तो उसके ऊपर के उठने की वजह से साइड से एयर आके उसकी जगह ले लेगी। तो जो साइड से एयर आती रहती है, जो समुद्र ढकेलता है एयर को, उसी को हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज़ कहते हैं। और जो एयर ऊपर से उठी थी वो दोबारा जाके समुद्र के ऊपर हो जाती है, तो वो वहाँ से ठंडी हो जाती है। To receive the cooler air breeze, the windows of the houses in the coastal areas are made to face the sea. ठंडी हवा है, इसके लिए क्या करते हैं ऐसे लोग जिनका समुद्र के किनारों पे घर होता है, वो क्या करते हैं, सी के सामने अपनी विंडो को ओपन रखते हैं, जिससे कि ठंडी ठंडी हवा उनके घरों में आती रहे। एट द नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड। रात में ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। लैंड जो है वो देर में ठंडी होती है और पानी देर में ठंडा होता है और लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। ठीक है। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस? इट कैन नॉट रीच अस बाई कंडक्शन और कन्वेक्शन, एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द space between the earth and the sun. From the sun the heat comes to us by another process known as radiation. ये देखिए यहाँ पे हम समझते हैं कि जो ऊपर मैंने सी ब्रीज़ वाला फिनोमेना बताया था, ये लैंड ब्रीज सी ब्रीज़ ये कैसे होता है। ये देखिए एक तरफ यहाँ ज़मीन है, एक तरफ समुद्र है। ज़मीन के ऊपर की एयर गर्म हो गई तो समुद्र से एयर आ गई ज़मीन के ऊपर। ठीक है। अब क्या हुआ, रात में मैंने बताया कि पानी जल्दी ठंडा हो जाए, पानी देर में ठंडा होता है और ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है। तो क्या हुआ, अब पानी के ऊपर की जो एयर होगी, पानी के ऊपर वाली जो एयर होगी ये ऊपर की ओर उठ जाएगी, क्योंकि पानी अभी गर्म है और ये ज़मीन ठंडी हो गई। तो पानी के ऊपर की एयर ऊपर उठ जाएगी, तो ज़मीन की जो ठंडी हवा है वो समुद्र की ओर चली जाएगी। तो मतलब जो प्रोसेस दिन में ऐसे हुआ था वही प्रोसेस यहाँ पे रात के टाइम में रिवर्स हो जाता है। ठीक है। तब हम बात करते हैं कि जो हमारे हीट आती है अर्थ पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने देखा कि लिक्विड में कन्वेक्शन के माध्यम से हो जा रहा है, सॉलिड में हमने देखा कि कंडक्शन के माध्यम से हीट ट्रांसफ़र हो जा रहा है। मगर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ना हवा है ना पानी है। स्पेस में जहाँ पे सन है, जहाँ से सनरेज आ रही हैं हमारे अर्थ पे, वहाँ पे तो हवा नहीं है, पानी नहीं है। फिर वो किस माध्यम से आता है, वो जो हीट आती है वो हमारे पास रेडिएशन के प्रोसेस के माध्यम से आती है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। अगर जब कभी रेडिएशन होता है तो रेडिएशन बिना किसी मीडियम के भी ट्रांसफ़र हीट को कर सकता है, चाहे वहाँ पे कोई मीडियम हो या ना हो। It can take place with a medium. When we sit in front of room heater, we get heat by this process. The hot utensils kept away from the flame cool down and it transfers the heat to the surroundings by the radiation. Our body too gives the heat to the surroundings and receives heat from it by radiation. ठीक है। तो बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि रेडिएशन के माध्यम से होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में रूम हीटर हम सेकते हैं जाड़ों में या ब्लोअर सेकते हैं, तो क्या होता है उसमें से जो एनर्जी हम अब्जॉर्व करते हैं वो हम रेडिएशन के माध्यम से ही एब्जॉर्व करते हैं। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट। व्हेन द हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट द पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। जितनी भी हॉट बॉडीज़ होती हैं वो अपने अंदर से हीट को रेडिएट करती हैं। जैसे मान लीजिए एक पैन है, गरम गरम पैन रखा हुआ है, उसके अंदर से अपने आप फील करेंगे हीट बाहर को निकल रही होती है। तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो जाती है किसी बॉडी में, और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाती है, मतलब ट्रांसफ़र हो जाती है कहीं और। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू दी एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। ठीक है। जब किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे मान लीजिए आप गर्म पैन लो और उसके बगल में एक खाली गिलास रख दो, तो आप देखोगे कि वो ग्लास भी थोड़ा थोड़ा सा गर्म हो गया। क्यों गर्म हुआ? क्योंकि गर्म पैन ने जो हीट रेडिएट की वो उस खाली वाले ग्लास ने एब्जॉर्ब कर ली। Now, moving on to next, kinds of clothes we wear in summer and winter. You know that in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes. Why? तो अब देखिए, आप जाड़ों के जो कपड़े होते हैं अक्सर हमारे डार्क कलर के होते हैं, जो गर्मियों में हम पहनते हैं कपड़े वो हमारे अक्सर
लाइट कलर के होते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों होता है? टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस, पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। आपको 2 टिन कैन लेना है, एक को आपको बाहर से ब्लैक पेंट करना है और दूसरे को वाइट कलर में पेंट करना है। पोर इक्वल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन मिड डे ऑफ सन फॉर अबाउट एन आवर। आपको क्या करना है, दोनों में बराबर मात्रा में पानी नाप के रखना है और दोनों को दोपहर में धूप में 1 घंटे के लिए रख देना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर in which can is the water warmer? You can feel the difference by touching the water in two cans. अभी देखिए, एक में आपने ब्लैक पेंट किया, एक में आपने वाइट पेंट किया और दोनों का आपने दोपहर में धूप में रख दिया। अब आपको ऑब्ज़र्व करना है कि किसमें ज़्यादा, कौन सा पानी ज़्यादा गर्म हो गया। आप हाथ डाल के भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो, इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ एक्टिविटी 4.11, इसमें देखते हैं क्या है। Fill the 2 cans used in activity 10 with the same amount of hot water at the same temperature, say 60 degrees Celsius. Now leave the cans in a room or in a shade. Note the temperature of water after 10 to 15 minutes. Does the temperature of water in both cans fall by the same amount? अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों कंटेनर हमने लिए थे, इन्हीं दोनों कंटेनर में आपको गरम पानी डालना है। आपको ये मान के चलना है कि आप फॉर एग्जांपल आपने जो पानी डाला उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस था, 60 डिग्री सेल्सियस था। अब आपने क्या करना है, इसे एक छाया में रख देना है, किसी एक रूम में रख देना है, अपने रूम में, और 10-15 मिनट बाद आपको इन दोनों का टेम्परेचर लेना है। आपको देखना है कि क्या दोनों का टेम्परेचर बराबर गिरा है, मतलब अगर एक का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, क्या दूसरे का भी 10 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। डज दीज एक्टिविटी सजेस्ट यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स in the summer and dark color clothes in the winter? Dark surfaces absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in winter. जो डार्क सरफेस होती है, आपने देखा होगा जब एक्टिविटी की होगी तो ये वाला ज़्यादा गर्म होगा, ये वाला कम गर्म होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस ब्लैक कलर की वजह से, डार्क कलर की वजह से इसने ज़्यादा एनर्जी अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, और इस वाइट कलर की वजह से इसने कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की। इसीलिए जाड़ों में हम डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं ताकि वो ज़्यादा, क्योंकि धूप भी कम निकलती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्व करके रखे। लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन समर। लाइट कलर के जो ऑब्जेक्ट था इसमें ये कम गर्म हुआ, इसीलिए लाइट कलर का जो क्लोथ होता है वो ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए हम गर्मियों में ज़्यादातर लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। क्यों ऐसा होता है कि वूलन क्लोथ्स हमें गर्म रखते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वूलन क्लोथ्स, वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रैप बिटवीन द वूल फाइबर्स। आपने देखा होगा वूल जो होता है बहुत फ्लफ़ी होता है, उसके अंदर बहुत सारी एयर ट्रैप होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये अपने बॉडी की हीट को ही कंजर्व कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता और बाहर से ठंड को अंदर नहीं आने देता है। इसलिए जब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं तो हमें गरम सा फील होता है। Suppose you are given the choice in winter for using either one thick blanket or two thin blankets joined together. What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets. ठीक है, तो अगर आपको एक सिंगल ब्लैंकेट यूज़ करने को दिया जाए या 2 कम्बिनेशन ऑफ ब्लैंकेट दिए जाए, कौन सा ज़्यादा गर्म करेगा? कम्बिनेशन वाला ज़्यादा गर्म करेगा, क्योंकि उसके बीच में एक लेयर और होगी जो कि एक इंसुलेटर का काम करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के चैप्टर में इतना ही। ये कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, आप उसकी मीनिंग ज़रूर समझें, और जो भी आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताएं। ये एक समरी है, आप इस समरी को ज़रूर एक बार, इसको पूरे लेक्चर को सुनने के बाद इस समरी को ध्यान से वीडियो को पॉज कर करके पढ़ें। ठीक है, ये एक्सरसाइजेज़ हैं, आप स्टूडेंट ज़रूर इसको प्रैक्टिस करें अपने घर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। या कुछ एक्सटेंडेड एक्टिविटीज़ हैं, आप इसको भी करें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सर्टेनली आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्लास इन हैंड्स, कीप वॉचिंग, थैंक यू।